ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। टेबल टॉक विद मुकीम अहमद में आप सबको नाज़रीन कराम, अपने अजीज़ पाकिस्तान में सियासी जो होराइज़न है या जो सियासी उफ़क़ है, उस पर अभी तक अनसर्टेनिटी या गैर यकीनी के बादल मंडला रहे हैं। पंजाब में गवर्नर के और 8 रुकनी काबीना के हलफ़ उठाने के बाद अगरचे कुछ डस्ट तो बैठी है, लेकिन अभी तक अनसर्टेनिटी अपनी जगह कायम है। वफ़ाक़ में देखें तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ तुर्की के 3 रोज़ा दौरे पर हैं और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी असद उमर ने सुप्रीम कोर्ट में अगले मार्च के लिए तहफ़्फ़ुज़ की दरख़्वास्त की है, जिस पर फ़ैसला आना अभी बाकी है। और अभी थोड़ी देर पहले इमरान खान ने कहा कि वो अगले मार्च की तारीख़ सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आने के बाद देंगे। इन अमूर पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मेंबर कौमी असेंबली नुसरत वाहिद साहिबा। वेलकम टू द शो जी। मेरा मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि ये जो मार्च आपने किया, मीडिया में पीडीएम की पार्टीज़ की जानिब से, पीएमएल-एन के रहनुमाओं की जानिब से इसको सक्सेसफुल या कामयाब नहीं कहा गया। बहैसियत रुकन कौमी असेंबली और बहैसियत रुकन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, आप इसको कामयाब समझती हैं या पीडीएम की पार्टियों के जो रहनुमा कह रहे हैं उससे मुत्तफ़िक़ हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट करने का। देखिए, ये तो एक ऐसी चीज़ हुई है जो जिसे कहते हैं ना कि रिटन ऑन द वॉल, कि ये पहले से पता था, क्योंकि जो 16-17 जलसे प्राइम मिनिस्टर कर चुके थे पहले, उसमें हमने देखा था कि रिकॉर्ड रिकॉर्ड आज तक मेरे ख़्याल में दुनिया में इस तरह नहीं हुआ होगा कि हर शहर में उस शहर की पिछली उसको रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इतने लोग निकले और ये हमारी पीटीआई का जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि लोग दिल से निकलते हैं। उनको ना बिरयानी की प्लेट मिलती है, आपको पता होगा यहाँ पे, ना उनके मोबाइल में बैलेंस जाता है, ना कोई और इस तरह की चीज़ होती है, ना कोई वादे नवई। वो सिर्फ खान साहब के ऊपर एतबार करते हैं और उसमें वो निकल के आ जाते हैं। अब जब इतने रिकॉर्ड तोड़ जो उन्होंने जलसे किए, उसके बाद मुझे बताइए क्या ऐसा हो सकता था कि लोग ना आ रहे हो? बेइंतहा लोग आए हैं, इनकी बेशुमार बर्बरियत के बावजूद। इन्होंने जो अपना एटीट्यूड इख्तियार किया, आप लोगों ने सब देखा उसमें। ये लोगों के घरों में घुसे, रात के अंधेरे में जाके एक आर्मी एक्स आर्मी की वाइफ को वो किस तरह उसके साथ काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और उसके बाद उसकी बेटी को किस तरह मार रहे हैं, या जिस तरह डॉक्टर यास्मीन के साथ हुआ, आप सबने देखा टीवी पे। ये लोग तो एक्चुअली इस काबिल नहीं थे, सच्ची बात है, इस काबिल नहीं थे कि इनको इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी दी जाती कि वो लोगों का ख़्याल रखें। ये लोग तो बिल्कुल लोगों का ख़्याल रखने के लिए नहीं आए हैं, ये तो सिर्फ़ अपने केसेस ख़त्म करवाने के लिए, अपनी जो भी इनका पीछे बैकलैश है उसको ख़त्म करके, और ये बिल्कुल साफ-सुथरे होके चले जाएँगे और कहेंगे कि हमने तो एक ढिले की करप्शन नहीं की। तो ये मतलब ये लोग ना ईमानदार हैं, ना इनकी कोई इस तरह की चीज़ है जिसके ऊपर कोई एतबार कर सके। आप मुझे बताइए कि इतनी तशद्दुद जो कराची में लोगों ने बर्दाश्त किया, हमारे बच्चों को पकड़ के ले गए, ख़वातीन जो थी वो ऊपर चढ़ के उनको बचाना चाह रही थी, वो चलती हुई गाड़ियों से गिर गई। फिर उसके बाद 2 लड़के फौत हो गए जो पता ही नहीं चल रहा कहाँ गए, उनका पता ही नहीं चल रहा कि वो कहाँ गए। फिर उसके बाद आप देखिए लाहौर में हुआ, कंटेनर हटाते हुए केपी में हुआ, बाकी जगहों पे, मतलब 5 लोग उस दिन फौत हुए और ज़ख्मी कितने हुए और किस तरह लोगों के ऊपर आके शेल लगे। तो इंतहाई ऐसा ऐसा मंज़र जो लग रहा था कि इंडिया कश्मीर के ऊपर कर रहा है या इस्राइल फ़लस्तीनियों के ऊपर कर रहा है। ये तो लग ही नहीं रहा था कि आपका अपने मुल्क के लोग हैं, आपके अपने मुल्क के सिपाही हैं, आपके अपने मुल्क के फ़ौजी हैं, उनको अपने ही लोगों के खिलाफ खड़ा कर दिया है इन्होंने। आप देखें उमर अयूब साहब को किस कदर ज़ख्मी किया, वो बेचारे अपनी गाड़ी से उतरे कि मैं थोड़ा-सा पुलिस वालों को समझा दूँ कि ये नहीं करो, इस तरह नहीं करो। कंटेनर हटा रहे थे वो लोग सारे लड़के और वो मार रहे थे। उनको वो समझाने के लिए उतरे हैं, तो आप देखिए उनका क्या हशर किया है। ऐसा लगता है जैसे उनकी बैग पे किसी ने पेंट कर दिया है।
और उनका हाथ टूटा है शायद, और भी पता नहीं कितनी इंजरीज आई होंगी, पाँव में शायद आई है। तो ये कहते हैं कि उसके बावजूद लोग नहीं निकले। आपने देखा कि जब मैं फीर था प्राइम मिनिस्टर के पीछे, जिस ट्रेलर में वो थे, केपी से लोग, लाहौर से लोग, कराची से लोग, उन उमर अयूब और अली जैदी का हुक्म था कि सारे एमएनएस अपने इलाकों में चले जाएं, वहां से उस जलसे और जुलूस को लीड करें। तो एक दिन पहले मैं कराची वापस आ गई कि जाहिर है कि जो लीडरशिप का हुक्म होगा उसको मानना होगा। लेकिन बाकी तमाम लेडीज एमएनएस वहीं पे थी और उन लोगों ने बहुत सफर किया, बहुत उनके ऊपर गैस फेंकी गई, कई तो बेहोश हो गई और कईयों के बहुत दिन तक उनकी बुरी हालत रही, कुछ लोग बीमार भी होते हैं। तो वो उसमें भी एक मेरी दोस्त है शाहीन तोरू, वो शी वॉज कैंसर सर्वाइवर, और जिस तरह उनके साथ हुआ है कि आधे घंटे बाद मैंने उसको फोन किया है, जब वो घर पहुंच गई उसके बावजूद उससे बात नहीं हो रही थी। इस कदर खांसी। तो ये लोग किससे डील कर रहे थे? दुश्मनों से क्या? खुदा न खास्ता, अगर कोई प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को पसंद करता है और चाहता है कि वो इस हुकूमत में रहे, तो उसका मतलब ये है कि आप उनको इस बुरी तरह तशद्दुद का शिकार करें। आपको कहते हैं कि जबरी तरीके से कौन सी दुनिया में ऐसी पार्टी होगी जो 11 जमातें मिलकर एक शेर के बच्चे का मुकाबला कर रही हूँ, और वो वैसे ही खड़ा है उसी तरह, उसको ना मौत का डर है ना उसे किसी और चीज का डर है। जबकि मैं समझती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर का, इमरान खान का जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है बनिस्बत इसके कि उनको खुदा ना खास्ता कोई शहीद कर दे, कोई गोली मार दे, कुछ कर दे। क्योंकि जिस एम के लिए वो निकले थे, वो अपनी अवाम को बाइज्जत अवाम बनाना चाह रहे थे, गुलामी से हटाना चाह रहे थे। वो इन लोगों को रास नहीं आई, और डेफिनेटली इन्होंने वो किया जो गुलाम करते हैं। 11 जमातें गुलाम बन गई, वो सब वही काम कर रहे हैं जो जो अमेरिका उनको डिक्टेट कर रहा है। अच्छा, ये फरमाइए कि पहले तो कभी आपने किसी अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया कि जी हम पिछले मार्च के लिए तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं गए थे, इस दफा क्या सूरत हाल में तब्दीली आ गई कि आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कि जी हमें गारंटीज दी जाएं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जाना बेइंतहा जरूरी हो गया था अब, क्योंकि आपने पिछला, मैंने भी जिस तरह आपको डिस्क्राइब किया सारा, मैं तो बहुत छोटी सी सिचुएशन आपको बताइए कि अगर हम अपने ही अवाम को अपनी ही फौज से और अपनी ही पुलिस से पिटवाएंगे और मरवाएंगे, तो ये तो इंतहाई खतरनाक बात हो जाएगी। राना सनाउल्लाह आपको पता है कितना बड़ा क्रिमिनल है, उसके ऊपर 14 लोगों को के कत्ल का होना चाहिए मुकदमा, मॉडल टाउन का, जो इसने प्रेग्नेंट खवातीन के फोरहेड पे मारा है। वो इतना जालिम इंसान, उसको इंटीरियर मिनिस्टर बनाने का मतलब ही ये था कि डील देम विद फिस्ट, आयरन फिस्ट, और वो उन्होंने किया कि वो वाले शेल इस्तेमाल किए गए हैं जो आउट ऑफ डेट थे, या वो जो दहशतगर्दों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अपनी खवातीन, अपने बच्चे, उनके उनका तहफ़्फ़ुज़ चाहिए प्राइम मिनिस्टर को। प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल नहीं चाहते। उन्होंने यही कहा था कि मैं ये मेरी आवाम है, मेरी पुलिस है, मेरी फौज है, मैं इसलिए इसको हटा रहा हूँ। इन लोगों को कि अपने अपने घरों में जाओ, जहां जा सकते हो शेल्टर में बैठो, क्योंकि इनको तो कोई लिहाज नहीं होगा, इन्होंने तो इसी तरह मारना है, इन्होंने तो इसी तरह करना है सब कुछ। तो उससे बचने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने कॉल ऑफ किया और उन्होंने कहा हम अगली डेट देंगे। लेकिन अगली डेट 6 दिन के बाद देना जाहिर है कोई अकलमंदी की निशानी नहीं थी कि इसी तरह मॉब तो निकलेगी, लोग तो निकलेंगे, लोग प्यार करते हैं प्राइम मिनिस्टर से। ऐसे ऐसे लोग निकले, मैं आपको बताऊं, जो कभी जिंदगी में नहीं उन्होंने किसी सियासी पार्टी को सपोर्ट किया या वोट चलो दे दिया होगा, लेकिन इस तरह नहीं कि किसी के लिए बाहर निकले। तो वो अब सारे बाहर निकल रहे हैं। वो तमाम लोग जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो आर्मी, एक्स आर्मी के हैं, वो लोग, उनकी फैमिलीज, उनके बच्चे सब बाहर निकल रहे हैं। तो उनको बचाने के लिए हमें बेइंतहा जरूरी है कि हम से डायरेक्शन कहते हैं कि वी डिडंट थॉट के इस तरह के काम हो जाएंगे। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि एक जानिब तो आपने कोई 131 इस्तीफे जो हैं कौमी असेंबली के अरकान के, वो उस वक्त के स्पीकर कासिम सूरी के हवाले कर दिए थे, जिसे उन्होंने मंजूर भी कर लिया था। आपका स्टांस ये है कि जी वो हम वापस नहीं लेंगे। दूसरी जानिब 17 जुलाई को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में भी हिस्सा ले रहे हैं कि अगर आपने असेंबली में जाना नहीं है, असेंबली को का हिस्सा आप नहीं बनना चाहते, तो फिर इस ज़िमनी इंतखाब की क्या ज़रूरत है? इसमें क्यों अपना वक़्त ज़ाया कर रहे हैं? देखिए, वक्त नहीं जाया कर रहे,
ये होता है ना, कहते हैं कि अगर आप एक जगह पे हैं और आप छोड़ देते हैं दूसरे के लिए कि देवनी होगी, और वैसे भी 11 जमातें एक साथ होती हैं और हम तो बेचारी एक अकेली अकेली जमात होती है। तो इसलिए बेइंतहा जरूरी हमारे लिए कि हम लोग इलेक्शन लड़ें, ताकि बेशक असेंबली में बैठना ना बैठना अलग बात है, लेकिन लोगों को पता चलना चाहिए कि हम आपके पास हैं, आपके साथ हैं, और जिस तरह भी हो सका हम आपके मसलों को हल करेंगे, कोशिश करेंगे। क्योंकि जाहिर है हुकूमत में ना रहते हुए बेइंतहा मुश्किल होता है। जिस तरह कराची में हम लोग कुछ नहीं कर सके, 14 सीटें होने के बावजूद हम लोग कुछ नहीं कर सके, क्योंकि हुकूमत सिंध के पास थी, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी वहां पे, और जो भी हम कर रहे होते थे उसको सारा वो टॉपल डाउन करते थे, कोई भी चीज आखिरी मरहले तक पहुंच नहीं पाती थी। तो इसी तरह अभी हम लोग हुकूमत में अगर नहीं भी हैं और हमारे लोग जीत भी जाते हैं, तो कम से कम लोगों को ये पता है कि ये लोग पीटीआई के हैं और ये ही लोग हमारा साथ देंगे। इसलिए बेनता जरूरी है कि हम लोग इलेक्शन लड़े, बेशक असेंबली में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। और जो इस्तीफे दिए थे वो धारे जनरल इस्तीफे थे, उसी दिन हम लोगों ने साइन करके दे दिए सूरी साहब को। सूरी साहब ने एक्सेप्ट कर लिया। अब वो कहते हैं जी रोजाना के हिसाब से 10-10 लोग आए और मुझे आके अकेले में बताएं। इस बात का क्या मतलब है अकेले में बताएं? कोई हम चोरी थोड़ी करके आए जो अकेले में बताएंगे। हमने इस्तीफे दिए, इस्तीफे दिए, बस खत्म हो गई बात। आपने 14 सीटों का जिक्र किया। एमक्यूएम का क्लेम तो ये है कि ये उनकी सीटें थी जो छीन के आप लोगों को दी गई, और वो पुरज़्म है कि ज़िमनी इंतखाब में वो वापस ले लेंगे आपसे। देखते हैं कि अगर वो क्लेम कर रहे हैं तो हम देखते हैं। हमने तो उनका बहुत साथ दिया हर तरीके से उनको। आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये भी कहा था कि बहुत सुलझे हुए लोग हैं, नफीस लोग हैं। और वाकई जो हमारे साथ थे, मैं समझती हूँ कि वो बहुत सुलझे हुए ही लोग थे। बहुत सलीके से बात करना, बाजी बाजी करके, और कोई ऐसी बात नहीं जो दूसरा बंदा माइंड कर ले, और बहुत मतलब आराम से चलने वाले लोग थे। लेकिन उनकी लीडरशिप आपको पता है कौन है, वो आज भी वहां पे है इंग्लैंड में। कहते तो वो है कि पाकिस्तान एमक्यूएम और एमक्यूएम, लेकिन वो है वो एक ही। इससे नहीं फर्क पड़ता कि वो लंदन में है और ये पाकिस्तान में। तो बात तो उन्होंने उन्हीं की माननी है, हमारी थोड़ी माननी है। लेकिन अगर वो ये समझते हैं कि उनके सीटें छीन के दे दी गई थी, तो इस तरह की बात नहीं है। एक्चुअली हम तो इंटीरियर सिंध से भी जीते हुए थे। जो रात के 11 बजे 12 बजे 96,000 वोटों से लोग जीते हुए हो, और सुबह वापस जाएं घर से, घर चले जाएं रात को और फिर वापस आए सुबह, तो बिल्कुल उलट पुलट हुआ वो। तो ये तो हम मतलब उस वक्त भी हमारा पक्का यकीन है कि हम पूरे तमाम सूबों में हमारी जीत थी। और अब भी इंशाल्लाह अगर इलेक्शन फेयर हुए, अब तो इलेक्शन फेयर हो ही नहीं सकते, इन्होंने खत्म कर दी, मशीन भी खत्म कर दी, और जो ओवरसीज के वोट थे वो भी खत्म कर दिए। तो बेसिक बात ये थी कि फिर इलेक्शन नहीं करवाना, वो नहीं होंगे, फिर देखें क्या होता है। अल्लाह बेहतर समझता है। साहबा, पंजाब सबसे बड़ा सूबा सीटों के हिसाब से, और हमेशा जो है पीएमएलएन वहां से जीत कर ही हुकूमत बनाती रही है। अब आप लोगों ने कुछ 3.5 पौने 4 साल पंजाब पर भी हुकूमत की बजरिया वसीम अकरम प्लस उस्मान बुज़ार साहब, और उनकी कारकर्दगी अब ये है कि वो 1000 आदमी तौसा शरीफ से लेकर इस्लामाबाद नहीं आ सकते। अब बताइए कि ऐसे सीएम का पार्टी को क्या फायदा हुआ, जिससे ना एस्टेब्लिशमेंट राजी थी, ना आपकी पार्टी राजी थी, ना वो पार्टी को कोई स्ट्रेंथ दे सके, ना वो इन हालात में कुछ कंट्रीब्यूट कर सके। तो ये तो, अब मैं वो कोई मुहावरा इस्तेमाल नहीं करना चाहता, बट बड़ी सरप्राइजिंग सिचुएशन है कि ये क्या कर दिया। कि वो, मतलब गलत मिसाल भी हो सकती है जो मैं देने लगा हूं, मगर हुआ वही है कि मुल्ला उमर ने उसामा बिन लादेन के सदके में अफगानिस्तान का ये हाल करवा दिया, और इमरान खान ने उस्मान बुज़दार के सदके में पीटीआई का ये हाल करवा दिया। क्या कहेंगे? नहीं, देखिए आप किसी एक आदमी को ब्लेम नहीं कर सकते उसमें। उस्मान बुज़दार के काम है। मुझे इतना ज्यादा पता नहीं है पंजाब का, क्योंकि मैं सिंध से हूँ, तो सिंध में ही ज्यादा मैं एक्टिव रहती हूँ। तो लेकिन मसला उन्होंने काम किए हैं, लोगों को बहुत ज्यादा उनको अभी किया है कि वो पत्थर नहीं लगाया, कोई फला नहीं किया। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की कोई चीज इंसान को सोचनी चाहिए कि ईंट और पत्थर लगाएं कि नहीं लगाएं। क्योंकि हम लोग ये समझते हैं कि ईंट पत्थर लगाना नहीं, बल्कि अगली जनरेशन के लिए कोई ऐसा काम करके जाओ
तो सड़कें और पुल तो बाद में भी बन सकते हैं, लेकिन जो सबसे बेसिक चीज है वो लोगों की सेहत है, उनकी लिविंग है, और उनको एजुकेशन है उनकी, जिसके ऊपर जोर देना बेइंतहा जरूरी है, और जिसपे प्राइम मिनिस्टर ने बेइंतहा काम भी किया है। ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया। उन्होंने इन 3 साढ़े 3 सालों में जो काम किए, मैं समझती हूँ उससे ज्यादा किसी ने कभी कोई काम किया ही नहीं। तो बुज़दार साहब जाहिर है वही कुछ कर रहे थे जो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इंस्ट्रक्शन आती होंगी, या जो बाकी उनके वुज़रा हैं वो सब कुछ कर रहे थे। तो कोई ऐसा करप्शन का सच कोई चार्ज नहीं है, सिवाय इसके कि वो आदमी खामोश रहता था, बहुत ज्यादा बातें नहीं करता था, और उसका मीडिया मेरे ख्याल में बहुत स्ट्रांग नहीं था। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि वो क्या किया उन्होंने और क्या नहीं किया, लेकिन वो फिर भी बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने वक्त गुजारा। इतनी पंजाब में कोई हैसल नहीं था, कोई इस तरह की चीजें नहीं थी कि लोग एकदम खिलाफ हो जाए या जल्द से जुलूस निकालना शुरू हो जाए, तो कुछ भी नहीं था इस तरह का। अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छे तरीके से वक्त गुजारा उन्होंने। जो एक्सपेक्टेशन थी, जाहिर है प्राइम मिनिस्टर भी तो इंसान ही है ना, और पहली दफा है बेटे, हुकूमत पहली दफा की है उन्होंने। अब आप ये कह रही हैं उन्होंने बहुत अच्छा वक्त गुजारा, जैसे एक फर्माबरदार बहू गुजारती है। नहीं, इस तरह भी नहीं कह सकते। उन्होंने काम तो किए, ये तो नहीं कहनी कि मैं सिर्फ उस सेंस में कह रही हूँ, अगर वाकई उन्होंने कोई ऐसे गलत काम किए होते या तरक्याती काम ना होते उनके, तो लोग कुछ ना कुछ तो शोर मचाते। कोई तो बाहर निकलता, कोई तो कहता कि ये काम नहीं कर रहा, ठीक काम नहीं कर रहा। तो उस सूरत में फिर जाहिर है वो प्राइम मिनिस्टर देखते भी, लेकिन हर तरफ हर थोड़े दिनों बाद आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर लाहौर का दौरा करते थे और उनसे मुलाकात करते थे, उनके ऑफिस में उनसे मिलते थे। तो जो लोग आके बैठते थे या जो लोग पंजाब से आके प्राइम मिनिस्टर से मिलते थे, उनमें कोई शिकायत कभी इस तरह की मिली नहीं थी। इनसे तो फिर भी हजार दर्जे बेहतर है ना कि आप ये देखें कि ऑरेंज ट्रेन जो इन्होंने बनाई है, वो ऑरेंज ट्रेन जितना पैसा उसमें लगा है एजुकेशन के डिपार्टमेंट से ज्यादा है। इतना पैसा लगा के वो ऑरेंज ट्रेन इतने से कुछ किलोमीटर्स के लिए उन्होंने बना दी, किस लिए? कि किकबैक बहुत था। इनके तो सारे प्रोजेक्ट ऐसे ही होते हैं, आते साथ ही उन्होंने पता नहीं कौन कौन से पुल और सड़कें और पता नहीं क्या क्या बनाने का ऑर्डर दे दिया, क्योंकि वहां से किकबैक आता है। यहाँ पे इस तरह का कोई रिवाज नहीं था कि इस तरह किकबैक लिया जाए, इसलिए शायद कोई सड़क नहीं बनी, कोई ईंट नहीं लगी, कोई दीवार नहीं खड़ी हुई, तो इनको एतराज है। वरना अदरवाइज तो ठीक था सारा सिस्टम। नहीं, वो कौन सा खामोश इनकलाब था कि जो ना हमें नजर आ रहा है और ना आपको नजर आ रहा है। बहरहाल, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब ये फरमाइए कि इमरान खान साहब ने ये कह दिया कि हमारे लोगों के पास असलहा था। उसके बाद केपीके के वजीर आला महमूद खान साहब ने कह दिया कि जी मैं केपीके की फोर्स इस्तेमाल करूंगा अगले लॉन्ग मार्च में। तो ये कभी किसी पढ़े लिखे सुलझे हुए माशरे में इस किस्म के डायलॉग मतलब होने नहीं चाहिए, और असले की तो बात या जिक्र या इस्तेमाल कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आप खुद देखिए, चाहेंगे आपने खुद आपका ही डिनाई कर दिया नहीं, अपने सेंटेंस में। नहीं, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि इट शुडंट बी, मैं तो ये कह रहा मैं हूँ। बताती हूँ। हम्म, हम्म, हम्म। जी। आपका उसमें था सुलझे हुए पढ़े लिखे माशरे में। क्या पाकिस्तान में सुलझा हुआ पढ़ा लिखा माशरा है? क्या इन जमातों ने 30 साल और 50 साल से हुकूमत कर रहे हैं, हमारी आवाम को एजुकेशन दी? हम्म। एजुकेशन नहीं होगी तो लोग इसी तरह कर रहे होंगे, और एजुकेटेड लोग भी। आप यकीन करें, कराची में हम लोग रहते हैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा बैरिस्टर है माशाल्लाह। ये लोग जब बाहर निकलते हैं तो दे हैव देयर पिस्टल। वो तो बेटे से मेरे हस्बैंड ने ले लिया उससे, सिर्फ उसमें कि ये जवान बच्चा है, किसी को मार ही ना दे, उस पे आके कोई छीनने आए तो ये चला ना दे कोई, इसलिए उसे छीन लिया गया। और इन सिक्योरिटीज के अलावा भी देखें, रिवाज है खैबर पख्तूनख्वा में, तो आपको पता है रिवाज है, हर बंदे के पास गन होती है, हर बंदे के पास कुछ ना कुछ होता है, वो लोग रखते हैं। ये आज की बात नहीं है, हमेशा से है। वो फाटा के लोग, ये केपी के लोग, ये लोग गन्स रखते हैं। वो ये और बात है कि मेरा लीडर जो है वो सियासतदान नहीं है, वो एक फिलैंथ्रोपिस्ट है, जो चाहता है कि माशरा सुलझ जाए, किसी तरह माशरे में गलत काम जो हो रहे हैं वो खत्म हो जाए। तो बस ये उसमें वो अपनी सादगी में उन्होंने कह दिया कि हमारे पास भी थे रिवॉल्वर। किसके पास नहीं होते आजकल? तो हर एक के पास होते हैं। बाय एयर सफर करते हुए आप नहीं रख सकते, लेकिन अदरवाइज गाड़ी में तो रख सकते हैं। तो वो सारे कारों में और गाड़ियों में ही आ रहे थे, अच्छा, तो ये उन्होंने अपने फरमाइए, पास रखे होंगे।
ये फरमाइए, ये कॉम्प्लीमेंट है, ये तनकीद है अपने लीडर पे कि मेरा लीडर तो पॉलिटिशियन नहीं है, फिलेंथ्रोपिस्ट है? तनकीद नहीं है, ये तारीफ है उनकी। आप ये देखें कि उन्होंने किस तरह काम किया इन 3 साढ़े 3 सालों में, और उससे पहले भी जो कुछ भी करते रहे वो समझदार बेइंतहा है। ऐसी बात नहीं है कि समझदार नहीं है, लेकिन वो जरदारी की तरह शार्प नहीं है और नवाज शरीफ की तरह बिजनेसमैन नहीं है। वो एक ऐसा आदमी है जो सिर्फ लोगों की भलाई चाहता है, और उसमें ही आप देख लें पहली दफा वो आए और क्या क्या कुछ कर गए जो इन लोगों ने कभी सोचा तक नहीं था। सबसे बड़ा हेल्थ कार्ड। मैं आज एक सच्ची कहानी टाइप चीज एक बच्चे के मुंह से सुन रही थी कि उसके फादर को हार्ट अटैक हुआ और उससे जब बिल मांगा प्राइवेट हॉस्पिटल ने तो 30 रुपए। वो हैरान कि 30 रुपए किस चीज के। उसने कहा बाकी 8 लाख आपके हेल्थ कार्ड से कट गए, शनाख्ती कार्ड ही आपका हेल्थ कार्ड है। तो सोचे ये वाली चीज कभी किसी ने सोची थी कि गरीब आदमी को इस तरह मिल जाएगी उसको ये वाली सहूलत? या एहसास प्रोग्राम देख लें, या शेल्टर प्रोग्राम देख लें, या कामयाब जवान प्रोग्राम देख लें, ये सारा कुछ इस आदमी ने किया है अपने इन छोटे से टेन्योर में। 3 साढ़े 3 साल तो समझने में और करने में गुजर जाते हैं। आपको पता है पहले 3 साल जब नवाज शरीफ के थे, उनकी एक मिल से 300 मिलें बन चुकी थी। हम पैसा देख के बहुत हराते नहीं है, सारी बात ये। कहा यह जा रहा है कि आपकी पार्टी में असेंबलियों में वापस जाने की राय जो है वो जोर पकड़ रही है, और तजब्जुब का शिकार हैं लोग और खौफजदा हैं कि कहीं उनके इस्तीफे मंजूर ना कर लिए जाए, इसलिए वो पेश नहीं होना चाह रहे जब स्पीकर ने बुलाया। यही स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं? नहीं, ये बात बिल्कुल नहीं है। ये पहले दिन से हमारा था कि हमने दे दिए इस्तीफे और अब इससे वापस से जाएंगे। ये बात, इसमें जरा सा भी मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ या तजुर्बे का शिकार नहीं हुई है कोई इस तरह की चीज। जब पहले दिन हुआ कि भाई इस्तीफे दे देने चाहिए, हम इस असेंबली में नहीं बैठ सकते। खासतौर पर प्राइम मिनिस्टर जिस तरह का उनका पिछले 26-27 साल से जो चीज रही है कि करप्शन के खिलाफ लड़ाई, करप्शन आपने देखा 3 साढ़े 3 सालों में उन्होंने किसी के साथ हाथ नहीं मिलाया, कोई एनआरओ नहीं दिया, कोई इस तरह की चीज नहीं थी। लेकिन अब अगर जाके हम वहां बैठते हैं तो इसका मतलब है कि हम उनकी हुकूमत तस्लीम कर रहे हैं। हम कभी भी इस तरह की 11 जमातों की इम्पोर्टेड हुकूमत को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम असेंबली से निकले। इसमें किसी को तजुर्ब नहीं है, किसी को हेजिटेशन नहीं है कि खुदा ना खास्ता हमारी सीट छिन जाएगी या पता नहीं हमसे क्या हो जाएगा। बल्कि ये वक्त तो मैं कहती हूँ इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को पता चल गया है कि कौन मेरे साथ है और कौन मेरे साथ नहीं है। असेंबली में वो इतना पैसा लगा के आते हैं लोग जो इलेक्शन, उसमें भी आप यकीन कीजिए 95% लोग ऐसे ही हैं जो इस बात पे खुश हैं कि हम नहीं जाएंगे। जहां हमारे मिनिस्टर की ह्यूमिलिएशन हुई है इतनी ज्यादा, जहां हम लोगों की इतनी ह्यूमिलिएशन हुई है, उसके बाद कोई तुक नहीं बनती इनके साथ बैठने की। देखिए, अगर आप रैशनल पे देखें कि अगर आप असेंबलियों में होते तो बतौर अपोजिशन लीडर इमरान खान की मर्जी के बगैर ना तो विफाकी मुख्तसिब चेंज हो सकता था, ना फेड ना जी निगरान जो वजीर आजम है अगला, उनकी मर्जी के बगैर आ सकता था। और कई और जो स्टैट्यूटरी इदारे हैं जिनके हेड्स वो अपोजिशन लीडर और वजीर आजम मिल के करते हैं, आप उससे भी महरूम हो जाएंगे। अब यह है कि वो वन साइडेड गेम है, पीएमएलएन जिसे चाहेगी उसे बना देगी, आपके पास ऑब्जेक्शन करने की कोई पोजीशन नहीं रहेगी। और साथ ही मैं ये ऐड कर दूं, फिर आपकी राय लूंगा, काजी हुसैन, आप माफ कीजिएगा, अपना जनाब सराजुल हक साहब जो जमात इस्लामी के सरबराह हैं, बड़े सीजन्ड पॉलिटिशियन, उन्होंने बहुत अच्छी तजवीज़ दी कि पीटीआई को चाहिए कि असेंबलियों में वापस आ जाए ताकि वो अपना जमहूरी किरदार अदा कर सके। आप क्या कहेंगे? देखिए आप ठीक कह रहे हैं, अगर हम लोग वहां पे होते तो शायद हिस्ट्री की सबसे बड़ी अपोजिशन होते। और जिस तरह उन्होंने अभी खत्म की चीजें, जिस तरह ये भी मशीन खत्म कर दी, ओवरसीज ब्रदर्स के वोट खत्म कर दिए, और किसको बनाया लीडर अपोजिशन वो भी बाहर है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जिसने ऐलान कर दिया कि मैं अगला इलेक्शन नून लीग से लड़ूंगा। तो
ये सारी चीजें ना होती, बहुत सही आप कह रहे हैं कि वहां पे बैठते तो हम बहुत सारी चीजें करवा सकते थे, लेकिन बात फिर वहीं पे आ जाती है। एक इंसान जो 25 साल या 26 साल से वो एक बात के ऊपर लड़ रहा है कि मैंने इनको एनआरओ नहीं देना, इनकी इनको करप्शन में पकड़ना है, इनको जेलों में भेजना है, इनको सजाएं देनी है। वो ये काम कर भी चुके थे तकरीबन, उन्होंने तो नहीं किया था खैर, लेकिन नैब को, एफआईए को, अदालतों को, हर एक को आजाद छोड़ा हुआ था कि वो काम करें, वो इन्वेस्टिगेट करें और सब कुछ। आप देखें कितनी जल्दी जल्दी मौतें हो रही हैं लोगों की, इतना प्रेशराइज करते हैं ये लोगों को। उस जमाने में जब ये हुकूमत में नहीं थे तो भी जाके शहबाज शरीफ साहब उनको इंतहाई गुस्से से कहते हो कि हाउ डू यू आस्क मी क्वेश्चंस। तो अब सोचिए अब क्या करते होंगे, उस वक्त तो ये पावर में नहीं थे। किस किस तरह की इन लोगों ने हरकतें नहीं की, किस किस तरह की इन्होंने वीडियोस नहीं निकाली। मतलब हर एक के लिए इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा रखा हुआ है अपने पास कि वो प्रेशराइज होके चुप हो जाए या फौत हो जाए, जिस तरह हो गए लोग। अरशद मलिक को देखें, वो बेचारे मतलब यूं करके यूं गए, कोरोना आया और गायब। क्योंकि हर बंदा इतना प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसकी फैमिली लाइफ होती है, उसकी रेपुटेशन होती है सारी उम्र की। तो प्राइम मिनिस्टर कैसे ऐसे लोगों के साथ बैठ जाएं, मुझे बताएं। इतने मुझे माफ कीजिएगा, बैड पीपल, जिसे कहते हैं बैड पीपल, उनके साथ जाके कैसे बैठे। अच्छा, ये आपकी हाँ, पार्टी की एक एमएनए डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब, वो उनका जो आखिरी बयान आया कि जी वो उन्होंने इमरान खान को मुखातिब करके कहा कि मेरा घर आपने तोड़वाया है और मैं जवाब दूंगा। तो ये क्या सिलसिला है कि उनका घर क्यों तोड़वा दिया इमरान खान साहब ने? मेरे लिए तो बहुत ही अचंभे की बात है, इमरान खान ने कैसे तोड़वा दिया उनका घर। वो तो अपनी नई नवेली छोटी सी बच्ची को लेके जीन्स पहना के लेके चले गए थे मिलने के लिए प्राइम मिनिस्टर से, शी वाज वेरी हैप्पी। उसमें वो क्या अमल दखल देंगे इनके घर को तोड़ने में और जोड़ने में। मुझे ये समझ में इंतहाई अजीबोगरीब इल्जाम है, जिसे कहना चाहिए कि उससे क्या ताल्लुक है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का कि उनका घर टूट जाए। खुद ही वो 13-14 साल की बच्ची को ब्याह के ले आए, जो शायद आई सिर्फ इसलिए थी या उसके पेरेंट्स ने इसलिए उसे भेज दिया था कि शादी कर दी थी कि फेमस हो जाएगी, और फेमस हो गई वो, मीडिया के हर उसमें आ रही है। और जब उसने देखा कि मेरे तो मकाम बन गया तो चलो चलो छुट्टी करो। आपकी यानी जो कराची की तंजीम है और सिंध की तंजीम है, इसमें कई ग्रुप्स एक दूसरे के खिलाफ साफ आराब हुए हुए हैं। अली जैदी साहब की तंजीम को दूसरे लोग नहीं मान रहे। अब ये आने वाले इंतखाबात में पीपल्स पार्टी तो एमकेएम के साथ मिलके वो जो कह रहे हैं कि हमारी 14 सीटें वो तो वापस ले लेंगे आपसे। ये इस तरह खामखा की चीजें हैं। अली जैदी ही एक आप समझे ग्रुप है, क्योंकि वही प्रेसिडेंट है पूरे सिंध के, इसके अलावा तो कोई और नहीं है। और कराची का एक प्रेसिडेंट है। तो ये लोग, और इसी तरह हर हर इलाके से, हैदराबाद से, मीरपुर खास से, लाड़काना से, सखर से, सब सभी उन्हीं की कैबिनेट में है मौजूद। तो वो ग्रुप तो एक ग्रुप है। अब देखिए लोग इस तरह की अगर बातें करेंगे कि ग्रुप बंदी हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। अब एक इंसान जो प्रेसिडेंट सिंध है और उसके साथ साथ वो मिनिस्टर भी था, अभी तो खैर नहीं है, लेकिन उनकी फिर भी बनीगाला में तो जरूरत पड़ती रहती है, वो जाते रहते हैं वहां पे, मीटिंग पे बैठते हैं, सब कुछ होता है। तो वो कैसे हर वक्त वो किस तरह फोन अटेंड कर सकते हैं किसी का। अगर आपने फोन अटेंड नहीं किया, अगर आपने जवाब नहीं दिया, तो वो नाराज हो जाते हैं कारकुन। भाई आप उस आदमी को इतना तो मार्जिन दें कि उसके पास ड्यूटीज बहुत सारी हैं। क्योंकि जब शुरू में हुआ था ये कि जी इनको बनाया जाएगा सिंध का सदर और ये वो, तो मैंने अच्छा खासा उसके ऊपर शोर मचाया था कि वो मिनिस्टर हैं इतनी बड़ी महकमे के और एमएनए भी हैं, तो वो किस तरह ये कर सकेंगे। लेकिन वो शायद मैं बार बार यही बात कर रही हूँ, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ है जो कुछ भी हुआ है, कि इन सबको भी अपनी ड्यूटीज वाली खत्म करके इस तरफ ज्यादा तवज्जो देने का टाइम मिल गया। कुर्बानी कोई नहीं है, ये अफवाहें सिर्फ। जो जीडीए आपके साथ है, वहां पर भी कुछ फर्क नजर आ रहा है, ऐसा क्यों है? जीडीए तो बहुत ज्यादा हमारे साथ है। उनके तो पीठ पगाड़ा का तो शुरू से ये था कि हमें कोई सीट नहीं चाहिए, कोई वजारत नहीं चाहिए, कोई इस तरह की चीज नहीं चाहिए, हम आपका साथ दे रहे हैं, पाकिस्तान को बनाने में साथ दे रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि ये वो जमात है जो हुर्रों की जमात है। हुर
फौज थी इनकी जो गोरों से लड़ रहे थे। तो अब उन्हीं के बच्चे हैं जो इस वक्त आगे उनको संभाल रहे हैं। मैं दो खवातीन को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, फहमीदा मिर्जा और सायरा बानो। ये दोनों बेइंतहा अच्छी खवातीन हैं और अभी भी उसमें असेंबली में ये वहां पे हैं। बिल्कुल ठीक है, इनको बैठना चाहिए, कोई तो हो अपोजिशन का, तो वो वहां बैठ के अभी भी इस तरह की बात करती हैं जो अपोजिशन को बिल्कुल चुभती है बहुत शदीद तरीके से। वो एक्चुअली हमारी हिमायत में बात कर रही होती है और उनको बता रही होती है कि वो लोग कौन है भाई, क्या कर रहे हैं ये लोग। तो तो मेरा बाकी नहीं ख्याल कि वहां पे कोई ऐसे चेंजेस आ रहे हैं। तो बाकी मेंबरान को भी वही भेजना है ताकि वो अपना रोल अदा कर सके। अगर वो दो खवातीन से आप खुश हैं कि वो अपना रोल बहुत अच्छा अदा कर रहे हैं, तो बाकी देखिए वो लोगों दो को खवातीन, उनकी जो पार्टी के सरबराह हैं, उन्होंने फैसला किया है कि वो असेंबली नहीं छोड़ेंगे। वो हमारी पार्टी में नहीं है, हमारे अलायंस से। और हमारी पार्टी के लोग तो हमारी पार्टी के लोग हैं, वो तो वही करेंगे ना जो चेयरमैन कहेंगे, वो कर रहे हैं वो अच्छा मेरी। नुसरत साहिबा, एक बात है कि पूरे टेन्योर में इमरान खान के अमेरिकी सदर जो बाइडेन का फोन नहीं आया, वो तो बाकायदा आप लोगों की छेड़ी बन गई। लेकिन आप देखिए कि गुज़िश्ता 1 महीने के दौरान ही वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन का बिलावल भुट्टो ज़रदारी को फ़ोन भी आया और इत्तलात ये है कि उन्होंने 50 मिनट गुफ्तगू की। उसके बाद वो अमेरिका भी गए और वहाँ पे उन्होंने बड़े हाई लेवल के प्रोग्राम्स में शिरकत की और जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी वो शरीक हुए, पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश किया। और आपकी तो उस हिसाब से ख़ारिजा पॉलिसी इतनी सक्सेसफुल नहीं रही। देखिए अमेरिका का जो हिसाब किताब है वो जरा डिफरेंट है। आपको पता होगा उस लेटर का जो आया था। उस लेटर के आने से कुछ अर्सा पहले बिलावल भुट्टो के 2 टूर लगे हैं अमेरिका के। फिर यहाँ पे सिंध चीफ मिनिस्टर साहब भी गए हैं इनके पीछे पीछे। तो ये उनको यकीन दिला के आए थे कि हम, क्योंकि हमारा प्राइम मिनिस्टर तो एब्सोल्युटली नॉट कह के फारे हो, वो तो उस तरह के थे ही नहीं कि उनकी बात के ऊपर वो अमल करेंगे कि भाई आप ये कर दें तो वो कर लेंगे, वो आप अपने लोगों को मारे तो वो मार देंगे, या अफगानिस्तान इनको अड्डे दे दें वो अफगानिस्तान में लोगों को मारेंगे। तो इस तरह की कोई चीज तो होने नहीं वाली थी। तो इन्होंने जाके यकीन दिलाया कि हाँ जी हाँ, हम हैं आपके साथ, फिक्र नहीं करें। वो जो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं ना बूट पॉलिश, तो वो बूट पॉलिश चारों तरफ चल रही है। इसलिए वो जाहिर है उनका फोन भी आ गया, उनसे बातचीत भी होगी, प्रीवियस जो भी गुफ्तगू करके आए होंगे उसके ऊपर हो रहा होगा कि भाई अब क्या करना है, आगे क्या करना है, कैसे करना है। वो फिर वहां गए तो उनका इस्तकबाल भी हुआ, फिर वही हुआ, चीफ मिनिस्टर दोबारा गए उनके पीछे पीछे। तो ये तो मतलब ये तो मेरे जैसे बंदे के भी जिसके बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी हमें पता चल जाता है जब हम देखते हैं कि ये क्या हो रहा है। आपको तो खूब पता होगा अच्छी तरह। हमारी ख्वाजा खराब नहीं थी, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से हम लोग चल रहे थे। आपको पता ही है कि जितने फ्रेंडली ममालिक हैं हमारे मुसलमान ममालिक, उन सब से हम लोगों के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। लेकिन जहाँ पे आ जाता है ना कि हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, वहां बात खराब हो जाती है। आपका फरमाना ये है कि आपके ताल्लुकात बड़े अच्छे थे इस्लामी ममालिक से। हालांकि इमरान खान के आधे दौरे के दौरान सऊदी अरब ने अपना जहाज वापस बुला लिया था। शाह महमूद कुरैशी ने जो बयान दिया था उसके बाद यूएई ने धमकी दे दी थी। जो ब्लॉक बनाने का ऐलान किया था मलेशिया, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान, उसके बाद इमरान खान वहां गए नहीं। नतीजे के तौर पे वो तुर्की भी नाराज हो गया था। तो आपकी और फिर जो बाइडेन का तो मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूँ। अब आप देख लें कि इसको आप कैसे कामयाब खारजा पॉलिसी कह सकते हैं। अव्वल तो वैसे ही हमारे जो हैं यानी अलाइज या जो बहुत करीबी दोस्त हैं वो चंद ही हैं और यही 4-5 थे और उन्हें आपने नाराज कर दिया था। तो ये तो कामयाब खारजा पॉलिसी नहीं हुई ना। देखिए अब अगर फॉरेन मिनिस्टर या इंटीरियर मिनिस्टर को इस तरह के बयान दे देते हैं जो दूसरे मुल्कों को अच्छे ना लगे, तो उसका कुछ इस तरह नहीं किया जा सकता कि आप किसी की जबान को तो बंद नहीं कर सकते। लेकिन आपको याद होगा जब सऊदी क्राउन प्रिंस आए पाकिस्तान, तो किस तरह इमरान खान साहब उनको अपनी गाड़ी में बिठा के खुद ड्राइव करके लेके आए, जिसपे बड़ी बातें हुई कि जी पता नहीं शोफर ड्राइवर बन गए, क्या हो गया क्या होगा। वहां नाराजगी कुछ इसलिए हुई कि वो जो घड़ी उन्होंने दी थी वो पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही घड़ियां थी, एक
अपने पास रखी, एक प्राइम मिनिस्टर को दे दी। अब प्राइम मिनिस्टर इतना भारी भरकम तोहफा अपने पास रखना नहीं चाहते थे, उन्होंने उसकी 50% पेमेंट की और उसको बेचने का ख्याल किया कि चलो मैं उसको बेच दूं, और उसके बाद फिर जो सड़क है वो जो उनके घर की तरफ जाती है, या बनीगाला की कोई इम्पोर्टेंट सड़क मुझे या पता नहीं, तो उसमें वो पैसा उन्होंने लगा दिया। उससे जब जाहिर है जो बेचने गया उस बंदे ने फौरन फोन किया, उसको सबको पता था कि ये सिर्फ दो ही घड़ियां हैं दुनिया में। उसने उनको फोन किया तो खैर क्राउन प्रिंस ने खुद ही खरीद ली वो घड़ी वापस। उसके बाद वो नाराज हो गया। तो ये इस तरह की छोटी मोटी चीजें तो चलती रहती हैं, जाहिर है जिंदगी में हर वक्त तो आप हर एक को खुश नहीं रख सकते। जी, बहुत शुक्रिया। नुसरत वाहिद साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकन कौमी असेंबली आज हमारी मेहमान थी। हमने हालात हाजरा पर उनसे तकरीबन उनकी राय जानने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।